एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गलतियाँ इंसानों से ही होती है और कोई भी इंसान अगर अपनी गलतियों को सच्चे दिल से मान ले तो फिर उसे माफ़ भी कर देनी चाहिए। पर अक्सर इंसान उसकी गलतियों को बार बार याद दिला करके उसे कोसने लगता है, जिसकी वजह से वो इंसान सही रास्ते पे आने की बजाय और भी गलत रास्तों पे चल पड़ता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जब वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसका शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िला की। इटावा का एक गांव पड़ता है बहादुरपुर और इसी बहादुरपुर गांव का रहने वाला रामवीर सिंह। रामवीर सिंह की पत्नी का नाम है सुशीला देवी। रामवीर सिंह के टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 3 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम है प्रियंका, जिसकी उम्र है 19 साल, और 2 छोटी बेटियां, जिसमें से एक का नाम है रोशनी और दूसरे का नाम है शिल्पी। रोशनी जिसकी उम्र है 7 साल और शिल्पी जिसकी उम्र है लगभग 5 साल के आसपास। रामवीर सिंह जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करता है, अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 8 अक्टूबर 2023 के शाम के करीब 5 बजे के आसपास। उस वक्त रामवीर सिंह अपनी पत्नी सुशीला के साथ खेतों पे गया हुआ था। उसके चारों बेटे जो गांव में खेलने के लिए गए हुए थे, घर पे सिर्फ बड़ी बेटी प्रियंका और उसकी 2 छोटी बहनें थी। करीब 5 बजे के आसपास प्रियंका भी अपना खाना वाना बनाकर घर को बाहर से बंद कर देती है और अपने माँ के पास खेतों पे चली जाती है। करीब 1.5 घंटे के बाद सुशीला अपनी बेटी प्रियंका के साथ घर के लिए निकलती है। रामवीर रास्ते से ही मार्केट के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही अपनी बेटी के साथ घर पे पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा बाहर से खुला पड़ा है। घर के बाहर ही दरवाज़ा जब खुला हुआ देखती है, अपनी बेटी को डांटने लगती है। बोलती है कि मैं तुमसे कई बार बोल चुकी हूँ कि जब भी घर से बाहर जाना दरवाजे बंद करके जाना। इस पर प्रियंका अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि मैं दरवाज़ा बंद करके ही गई थी, दोनों छोटी बहनें कमरे में सो रही थी। जैसे ही प्रियंका इस तरह की जवाब देती है, सुशीला अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर एंट्री करती है और अपने दोनों बेटियों को आवाज़ देती है, पर बावजूद इसके अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन सुशीला और प्रियंका जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करते हैं, अंदर का नज़ारा देख वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। दरअसल कमरे के अंदर ही सुशीला के दोनों बच्चियों का डेड बॉडी पड़ा था। चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी रामवीर सिंह को भी देते हैं। रामवीर को जैसे ही मालूम चलता है, मार्केट से भागते दौड़ते अपने घर पे पहुंचता है और जब अपने दोनों बच्चियों को इस हालत में देखता है, उन्हें सीने से लगाकर चीख चीख करके रोने लगता है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि दोनों के गले पे किसी तेज धार हथियार को चला दिया गया था। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि घर के अंदर जितना भी सामान था, सब के सब अपने जगह पे अस्थिर पड़ा हुआ था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि इन दोनों की हत्या लूट के इरादे से तो बिल्कुल नहीं की गई है। पुलिस को लगता है कि शायद किसी का रामवीर के साथ में कोई रंजिश होगी और इसी रंजिश के चलते उसकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस जब इस पूरी घटना के बारे में सुशीला से पूछताछ करती है तो सुशीला पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, करीब 2 बजे के आसपास मैं अपने पति के साथ खेतों पे गई थी। उस वक्त मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी प्रियंका और दोनों छोटी बेटियां थी। मैंने प्रियंका से बोला था कि शाम के वक्त तुम खाना वाना बना देना, लेकिन 5 बजे के आसपास खुद प्रियंका भी खेत पे पहुंच गई। सुशीला जैसे इस तरह की जवाब देती है, पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है। प्रियंका पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मैं जब खाना बना रही थी उसी वक्त मेरी दोनों बहनें गहरी नींद में सो गई। जब दोनों सो गई, मैंने उन दोनों को कमरे में सुला दिया। चूँकि मेरे पास भी लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय था, मैं दरवाज़ा बाहर से बंद करके माँ के पास खेतों पे चली गई ताकि पशु के लिए कुछ चारा लेकर के आ सकूँ। प्रियंका जैसे इस तरह की बातें कहती है, पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है। पुलिस को इतना तो मालूम चल जाता है कि दोनों की हत्या जिसने भी किया होगा, रामवीर सिंह का जरूर कोई जानने वाला होगा। क्योंकि पुलिस जब इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने घर में किसी को भी आते जाते नहीं देखा है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रामवीर के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है
और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए फिर से रामवीर के घर पे पहुंचती है और जाकर घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करती है। तो मालूम चलता है कि दोनों की डेड बॉडी जहां पे पड़ा था वहां के ज़मीन पे खून भी गिरा हुआ था, लेकिन उस खून को बारीकी तरीके से साफ सफाई किया गया था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो घर के अंदर से पुलिस को एक फावड़ा भी मिलता है, जिस फावड़े को पानी से धुल दिया गया था, लेकिन उस फावड़े पे कुछ खून के छींटे लगे हुए थे। तार पे एक कपड़ा भी टंगा हुआ था जो धुल करके डाला गया था। फोरेंसिक टीम जब उस कपड़े की जांच करती है तो उस कपड़े पे खून के छींटे भी दिखाई देते हैं। पुलिस जब उस कपड़े के बारे में सुशीला से पूछती है तो सुशीला कहती है कि साहब ये कपड़े मेरी बड़ी बेटी प्रियंका की है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर प्रियंका को अपने साथ लेकर थाने में पहुँच जाती है और फिर प्रियंका से उसकी दोनों बहनों की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार प्रियंका मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन प्रियंका जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 महीने पहले। प्रियंका जो अपने ही इलाके से 10th क्लास तक की पढ़ाई करती है, लेकिन घर की मजबूरी देखते हुए 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और फिर अपने घर के अंदर ही अपने माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। करीब 3 महीने पहले प्रियंका की एक दिन मुलाकात अमन से होती है। अमन जो उसी के बगल गांव का रहने वाला है। अमन और प्रियंका की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और आखिरकार प्रियंका और अमन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रियंका और अमन के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ फ़ोन पे भी बातचीत करने लगते हैं। बीच में जब भी उन दोनों को मौका मिलता है, घर के बाहर एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी प्रियंका के माता पिता को कभी नहीं मालूम चलता है। इधर प्रियंका के माता पिता जब घर पे नहीं होते हैं, सही मौका देखकर कभी कभी अमन को अपने घर पे भी बुला लेती है। लेकिन घटना से ठीक 1 सप्ताह पहले एक दिन प्रियंका अमन को अपने घर पे मिलने के लिए जब बुलाती है, अमन जब प्रियंका के घर पे पहुंचता है, उसे लेकर के छत पे चली जाती है। छत पर बैठ करके दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते छत पे ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन दोनों अभी अपने प्रेम की दुनिया में गोता लगा ही रहे थे, तभी उसी वक्त प्रियंका की दोनों छोटी बहनें वहीं पे पहुंच जाती है और उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। इधर अमन और प्रियंका जैसे ही अपने सामने शिल्पी और रोशनी को देखते हैं, देख करके एकदम से डर जाते हैं। वहाँ से अमन तो अपने घर चला जाता है, लेकिन रोशनी अपने दोनों बहनों को समझाने लगती है कि इस बारे में तुम लोग मम्मी पापा से कुछ भी नहीं बताओगे, बदले में तुम लोग जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन जैसे ही शाम होती है, प्रियंका की माँ जब घर पे पहुंचती है, प्रियंका की दोनों बहनें वो सारी बात अपनी माँ से बता देती है। सुशीला को जैसे ये सारी सच्चाई मालूम चलती है, सुशीला ये सारी बातें अपने पति रामवीर को बता देती है। रामवीर को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का किसी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग ही नहीं चल रहा है, बल्कि उसे अपने घर में मिलने के लिए बुलाई थी, रामवीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। साथ ही साथ प्रियंका को हिदायत देते हुए कहता है कि आज के बाद से ना तो तुम उस लड़के से कभी मिलोगी और ना ही वो हमारे घर पे आना चाहिए। उसके बाद से रामवीर प्रियंका के ऊपर पाबंदी ही नहीं लगा देता है, बल्कि उसके घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है, जिस वजह से प्रियंका भी एकदम से परेशान रहने लगती है। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद प्रियंका ये सोचती है कि वो अमन से कभी मुलाकात नहीं करेगी। इधर अमन का जब प्रियंका से मुलाकात नहीं हो पाती है, अमन अब बार बार प्रियंका के नंबर पे फ़ोन करने लगता है और उससे मिलने के लिए दबाव डालने लगता है। प्रियंका उसे साफ साफ कह देती है कि आज के बाद से ना तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है और ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन बावजूद इसके अमन ना तो उसकी बात मानता है और ना ही उसे परेशान करना छोड़ता है। ये सारी बातें वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रामवीर और उसकी पत्नी एक गलती कर देते हैं। दरअसल प्रियंका जब गलती कर देती है, उसके बाद से आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर उसी बात को याद करके प्रियंका को तरह तरह के ताने मारने लगते हैं, जिसे सुन करके प्रियंका को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन चाह कर भी प्रियंका कुछ नहीं कर पाती है। इधर प्रियंका के माता पिता उस एक गलती को लेकर उसे ताने तो मारते ही हैं, इधर अमन भी बार बार उसके नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। आखिरकार एक दिन प्रियंका गुस्से में आकर के अमन से कहती है कि मैं
तब तक तुमसे नहीं मिल सकती हूँ जब तक मेरी दोनों बहनें घर में हैं, क्योंकि अब अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे इस तरह की बातें कहती है, अमन भी आग में घी डालने का काम कर देता है। अमन कहता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम अपनी दोनों बहनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे इस तरह की बातें कहता है, उस वक्त प्रियंका इस प्रकार से गुस्से में थी कि गुस्से में ही अमन की बात मान लेती है, लेकिन फिर भी सोच विचार करके शांत हो जाती है। 8 अक्टूबर 2023 को दोपहर के वक्त रामवीर जब अपनी पत्नी के साथ खेतों में चला जाता है, सुशीला अपनी बेटी प्रियंका से कहती है कि तुम खाना बना करके सारे बच्चों को खिला देना और घर पे ही रहना। इधर प्रियंका जब अपने घर के अंदर खाना बना रही थी, उस वक्त उसके चारों भाई गांव में खेलने के लिए गए थे और घर पे उसकी दोनों छोटे बहनें मौजूद थी। जब खाना बना रही थी, प्रियंका की दोनों बहनें उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। दोनों जब उसे परेशान करना शुरू करती है, प्रियंका उन दोनों से पहले ही खफा हो चुकी थी। इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि तुरंत ही रोशनी को पकड़ करके एक कमरे में ले जाती है और अपने ही घर के अंदर से फावड़ा उठा कर लाती है और गुस्से में उस फावड़े को रोशनी के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से रोशनी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसी गुस्से में फावड़े फिर से लेकर के बाहर निकलती है और अपनी छोटी बहन शिल्पी को भी बगल के कमरे में ले जाती है और उसी फावड़े से शिल्पी के भी गले पे चला देती है, जिसकी वजह से शिल्पी की भी घटनास्थल पे मौत हो जाती है। दोनों की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से प्रियंका उस कमरे के एक कोने में काफ़ी देर तक बैठ करके सोच विचार करती है। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद अब अपने आप को बचाने के लिए एक रास्ता निकालती है। दरअसल ज़मीन पे जो खून गिरा हुआ था, पहले उस खून को बेहतर तरीके से सफाई करती है, साथ ही साथ फावड़े को ले जा कर के पानी से धुल देती है और जो उसके कपड़े पे खून का धब्बा लगा था, अपने कपड़े को भी उतार कर धोने के बाद उसे तार पे डाल देती है। उसके बाद करीब 5 बजे के आसपास जब अपने घर से निकलती है, घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ देती है, ये सोच करके कि जब वो अपने माँ के साथ वापस घर पे आएगी, सबको यही लगेगा कि शायद कोई घर के अंदर घुस गया है और उसकी दोनों बहनों की हत्या कर दिया है। शिल्पी जब अपने माँ के पास जाती है तो इतने बेहतर तरीके से पेश आती है जैसे उसके घर में कुछ हुआ ही ना हो। वाकई में शिल्पी जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस शिल्पी के तहरीर पर उसके आसी अमन को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है सतीश गराई। सतीश गराई जो जिला पूर्णा पानी झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे दूसरे व्यूअर हैं प्रकाश कुमार जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे तीसरे व्यूअर हैं रमेश कुमार प्रजापति जो अकबरपुर अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। मेरे चौथे व्यूअर हैं अबरार अहमद जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सुनील शाह जो पूर्णिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।